हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नावली 4.1 का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किए थे जिसमें आपके 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 4.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना चाहते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है बच्चों, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। वहां पर आपको सभी वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के पार्ट 2 वीडियो की बात करने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए। चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, जो लंबाई है ना बच्चों वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट को। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों आपको देखो इस प्रकार से एक आयताकार भूखंड दिया गया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपको एक आयताकार भूखंड दिया गया है। ठीक है, और देखो यहाँ से प्रश्न करा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर हम चौड़ाई को मान लो x मीटर मान लेते हैं तो जो लंबाई होगा वो चौड़ाई के दोगुने से अधिक होगा। ठीक है, तो चौड़ाई के दोगुने से यानी कि यहाँ से 2x हो जाएगा, एक अधिक मतलब कि प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो आपको 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से पहले आप लिखोगे प्रश्न अनुसार दिया है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न अनुसार दिया है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो देखो जो भूखंड का, ठीक है, भूखंड का जो चौड़ाई है, ठीक है, जो भूखंड का चौड़ाई वो हमने क्या माना है, x मीटर माना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो माना भूखंड का जो चौड़ाई वो x मीटर है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें भूखंड की लंबाई की, भूखंड की लंबाई की बात करें तो जो भूखंड की लंबाई होगी वो चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक यानी कि 2x प्लस 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंबाई हो जाएगी वो 2x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, मीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ से जो भूखंड का क्षेत्रफल है बच्चों आपको कितना दिया है, भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये सभी आपको प्रश्न में दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, और देखो बच्चों ये जो भूखंड है ना ये आयताकार है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बच्चों ये सूत्रों को आपको याद रखना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये आयताकार भूखंड है और जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो 528 बराबर में लंबाई क्या है, लंबाई 2x प्लस 1 है। ठीक है, और चौड़ाई x मीटर है, इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 528 इक्वल में, अब x का जो गुणा है ना इस दोनों में हम कर लेते हैं। ठीक है, तो x का गुणा जब 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x का गुणा 1 में करोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही रूप में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस x, 528 इधर प्लस का है, जब इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा, और बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना था, यहीं तक आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, देखो प्रश्न में आपको कहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है, इसमें जो चर की अधिकतम घात 2 है तो ये आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ, सिर्फ आपको यहीं तक आपको सॉल्व करना था। ठीक है,
ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या, पहले इसको समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको करा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या करोगे, मान लोगे। ठीक है, यहाँ से आप लिखो पहले माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो x है। ठीक है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे, अब इसके बाद लिखोगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, अगर आप पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा आपका x+2 हो जाएगा, चौथा x+3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्रमागत में चलता चलेगा। ठीक है, और इनका जो गुणनफल है बच्चों, कितना आपको दिया है, 306 दिया है। ठीक है, तो इनका गुणनफल देखो, यहाँ से गुणनफल करेंगे x और ब्रैकेट में हो जाएगा x+1, इनका गुणनफल आपको 306 दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x का गुणा इन दोनों में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस x का एक में करोगे तो x बराबर में आपको 306 दिया है। ठीक है, तो 306 इधर प्लस का इधर लाते हैं तो देखो x² हो जाएगा प्लस x, 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका यहीं तक, यहीं पर आपको सॉल्व करना था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपसे जो पूछे ना उसी को आपको क्या करना है, उसी को आपको मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि जो रोहन की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, तो देखो बच्चों आपको जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, उसमें आपको क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न में पूछे ना उसी को आपको मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से आप मान लोगे, माना रोहन का वर्तमान आयु। ठीक है, माना रोहन का वर्तमान आयु, तो जो रोहन का वर्तमान आयु है वही आपसे पूछ रहा था प्रश्न में। ठीक है, तो जो उसका वर्तमान आयु होगा उसको आपको मान लेना है, x वर्ष मान लेना है। ठीक है, और देखो बच्चों आपको प्रश्न में आगे करा है कि जो रोहन की माँ है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी कि रोहन का अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगा, x+26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आगे लिखोगे आप रोहन के या रोहन की माँ की आयु। ठीक है, रोहन की माँ की आयु, तो जो रोहन की माँ की आयु होगा वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अगर रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है तो उनकी जो माँ की आयु हो जाएगा वो x+26 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें, देखो प्रश्न में आगे करा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, देखो 3 वर्ष पश्चात कहे या बाद में कहे एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात कहे, ठीक है, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में होता है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात या बाद में कहे तो बच्चों आपको वहां पर प्लस करना होता है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद रोहन का आयु। ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन का आयु, अब देखो बच्चों 3 वर्ष बाद रोहन का जो आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ठीक है, अगर रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप 17 साल की हो। ठीक है, मान लो अभी आप 17 साल की हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, यानी कि 3 को इसमें जोड़ोगे। ठीक है, तो कितने के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 साल बाद यानी कि इसमें 3 को जोड़ोगे तो कितना आपको मिलेगा, x+3 मिलेगा। ठीक है,
तो बच्चों इसी प्रकार से हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर हम बात करें रोहन की माँ की आयु, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे रोहन की माँ की आयु, ठीक है, रोहन की माँ की आयु। तो रोहन की जो माँ की आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से x प्लस 26 है प्लस 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों जो इनका जो गुणनफल है ना, देखो आपको प्रश्न में कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात इनकी जो आयु का गुणनफल है वो 360 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो जो रोहन का आयु है 3 वर्ष बाद वो x प्लस 3 है और उसके माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29 है, ठीक है। तो इनका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो x का गुणा जब x में करोगे तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस x का गुणा जब 29 में करोगे तो 29x मिलेगा, प्लस अब 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 3 का गुणा x में करोगे तो 3x मिलेगा, प्लस 3 का गुणा 29 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो 9 त्रिक 27, 7 हो जाएगा, हासिल 2 बचा, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना है, 360 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा आपका, 32x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 87 और 360 को इधर लाते हो तो माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे देखो माइनस 360 में से प्लस का 87 घटाओगे तो कितना आपको मिलेगा, देखो यहाँ से घटा लो, 360 में से आपको कितना घटाना है, 87 घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक है। और यहाँ पर 15 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि जब 360 में से 87 घटाओगे तो 273 आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये देखो यहाँ पर जो माइनस वाला अंक है ना वो बड़ी संख्या है, ठीक है, इसलिए ये जो आएगा माइनस का 273 आ जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। तो बच्चों देखो इसको सॉल्व करने पर हमको इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण मिला, ठीक है। तो यहीं तक आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना था, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को बैक करो, एक बार फिर से देखो, अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ से आपको क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 करा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इसी को क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, x मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखो बच्चों इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में पूछे उसी को आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे माना रेलगाड़ी की, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना है, तो उसी को हम मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें कुल दूरी कितना है, तो इसका जो कुल दूरी है, ठीक है, इसका जो कुल दूरी है वो कितना दिया है आपको, 480 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से मान लिए कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और यहाँ से आपको कुल दूरी 480 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें लिया गया समय कितना हो जाएगा, देखो लिया गया समय, और देखो बच्चों यहाँ से आपको समय और ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो समय बराबर क्या होता है, इसको आपको कहीं लिख लेना है, ठीक है। समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें लिया गया समय, तो लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, दूरी आपका 480 है, ठीक है। और चाल कितना है, चाल है जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल आपका x है, ठीक है। तो जो लिया गया समय हो जाएगा वो 480 बटा x हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो आपको प्रश्न में कहा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यदि इसकी चाल, ठीक है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, कम होती है तो अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो जो लिया गया समय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम बात करें लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक है। तो देखो अच्छा दूरी तो आपका वही रहेगा 480 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। पर यहाँ से अगर हम चाल की बात करें तो इसमें चाल में कितने की कमी हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो चाल में यानी कि चाल आपका x है, अब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो रही है यानी कि हम इस 8 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका लिया गया समय हो जाएगा वो 480/x हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और यहाँ पर जो कुल दूरी वो 480 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि इसका जो लिया गया समय वो 480/x है, ठीक है। तो कम वाले समय में से हम क्या करेंगे, अधिक वाले समय को हम घटा देंगे, ठीक है। देखो ये वाला जो समय है ना बच्चों वो उसी दूरी को तय करने में कम समय लेगा और इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो रही यानी कि इसमें समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो कम वाले समय में से हम अधिक वाले समय को हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे 480/x माइनस इसको करोगे क्योंकि ये अधिक समय लेगा। अब अधिक समय क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो रही है, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे 480/x माइनस 8, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, देखो तय करने में 3 घंटे अधिक लेती यानी कि बराबर में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है। x माइनस 8 का गुणा 480 में करो, देखो x का गुणा पहले, ठीक है, पहले क्या करते हैं ना, देखो इस प्रकार से लिखो 480 गुणा करना है हमको x माइनस 8 का, ठीक है, और माइनस का साइन लगाओ। अब x का गुणा 480 में कर लो, ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में आपका x और यहाँ से x माइनस 8 आ जाएगा, बराबर में आपका 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 480 का गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। तो 480 का जब गुणा x में करोगे तो आपको 480x मिल जाएगा, माइनस का 480 का गुणा 8 में करूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 8 64 की 4, ठीक है, हासिल 6 बच्चा, ठीक है, 8 चौका 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो है तो जीरो बढ़ा लो, ठीक है, और माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा 480x, ठीक है, बराबर में ये जो बट्टे में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 3x और ब्रैकेट में x माइनस का 8, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ से देखो 480 प्लस का x है यहाँ पर और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका बचेगा माइनस 3840, ठीक है, बराबर में इसको सॉल्व करते हैं। 3x का गुणा x में करोगे तो यहाँ से आपको 3x² मिलेगा, माइनस का 3 गुणे 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा और इंटू में x हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं ना, इधर लाते हैं तो यहाँ पर आपका है 3x² माइनस का 24x, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 3840 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 0 बचेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से ना आपका 3 कॉमन हो रहा है, ठीक है। अगर 3 कॉमन कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, या इसी पर आंसर छोड़ देते हो तो ये भी आपका सही ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, 3 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 सभी में कॉमन है, ठीक है। 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ से आपका मिलेगा x² माइनस का यहाँ से आपका 8 त्रिका 24 यानी कि 8x बचेगा, प्लस अब देखो यहाँ पर 3 कॉमन करो तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चा, 3 और 8 24, ठीक है, और यहाँ से 0 उतार लो, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। 3 यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा यानी कि 0/3, 0/3 आपका 0 ही होगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ से सिर्फ बचेगा x² माइनस का 8x प्लस 1280 बराबर में 0, ठीक है। तो बच्चों देखो आपको ये इस प्रकार से आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी कि ये जो आपका प्रश्नावली 4.1 है बच्चों आपका पूरी तरीके से यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसमें आपके 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करा चुका, ठीक है। अगर आप प्रश्नावली 4.2 को, ठीक है, ये तो आपका प्रश्नावली 4.1 है, अगर आप प्रश्नावली 4.2 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।